नमस्कार, स्वागत है सभी का स्वदेश न्यूज में। खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे स्वास्थ्य पर बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई अहम घोषणाएं हुई। कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मानसिक सेहत पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है। इसी को देखते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी ने सभी उम्र के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला है। इसे देखते हुए सरकार देश भर में 23 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को स्थापित करेगी। अपने बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें NIMHANS नोडल केंद्र होंगे और IIT बेंगलुरु टेक्नोलॉजी सहायता प्रदान करेगा। आखिर क्या है टेलीमेंटल हेल्थ, इसके बारे में भी थोड़ा जान ले। मानसिक बीमारियों की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूरसंचार या वीडियो कॉन्फ्रेंस तकनीक का उपयोग करना ही टेलीमेंटल हेल्थ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसे कभी कभी टेली साइकियाट्रिस्ट या फिर टेली साइकोलॉजी भी के रूप में भी जाना जाता है। कई स्टडी में ये बात सामने आई है कि कई तरह के मानसिक रोगियों के लिए टेलीमेंटल हेल्थ काफी ज्यादा प्रभावी रहा है। कोविड महामारी के कारण इसकी जरूरत और अधिक इस वक्त बढ़ गई है। क्या है टेलीमेंटल हेल्थ सेवा के फायदे, इसके बारे में भी बता दें आपको। अपेक्षाकृत सुविधाजनक, इसके तहत मरीज को इलाज के लिए घर से यात्रा कर कहीं जाना नहीं होता और समय ही बचत होता है। मरीज अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचना आसान होता है। दूर दराज के इलाकों में मेंटल हेल्थ सुविधाओं की पहुंच बेहद कम है। इसके जरिए लोग उन क्षेत्रों में भी मानसिक स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। मरीजों की झिझक कम होगी। मानसिक सेहत को लेकर हमारे समाज में काफी कम जागरूकता है। लोग मानसिक रोगों के इलाज के लिए जल्द बाहर नहीं निकलते हैं, और लेकिन तकनीक के जरिए अब घर बैठे लोग मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकेंगे। उनकी हिचक भी इसको लेकर कम होगी। ये बातें टेलीमेंटल हेल्थ की राह में बन सकती है। और इसके बारे में बता दें, टेलीमेंटल हेल्थ के लिए मोबाइल फोन और नेटवर्क कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज भी भारत के कई इलाकों में सभी लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है और नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या बनी रहती है। ऐसी जगहों पर टेलीमेंटल हेल्थ का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ऑनलाइन अपनी समस्याओं को विशेषज्ञ साझा करते वक्त मरीजों को इस बात का डर रहेगा कि जिस प्लेटफॉर्म का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वो उनके डाटा का गलत इस्तेमाल ना करे। सरकार ने इसका ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसे लेकर किसी तरह का बीमा कवरेज होगा या नहीं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो आज बजट पेश हुआ है, उसमें स्वास्थ्य के बारे में क्या कुछ जानकारी है, इसके लिए इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। RN टंडन और करण पीपले, दोनों डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा करेंगे देश का बजट जो आज आया है उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कुछ रहा है खास, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे RN टंडन के साथ कि हेल्थ सेक्टर के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए इस बजट में, कितना प्रमुख रहने वाला है इस बार? RN टंडन से सवाल करना चाहेंगे कि बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हुए हैं, ये किस तरीके से खास है इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर के जो ऐलान हुए हैं? देखिए, जो ऐलान करा गया, अनाउंस किया गया इस बजट में जी, एक तो उन्होंने लास्ट टाइम से 1.8% बढ़ाया है। दूसरा, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ प्लान चल रहा था काफी समय से, उसके ऊपर काफी एम्फेसिस की गई है। और जो नेशनल मेंटल इलनेस के लिए उन्होंने जो एक प्रोग्राम बनाया है, लॉन्च किया है 23 जगहों पर, और जिसको निम्हांस के साथ में अटैच करेंगे। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग कभी भी अपनी मेंटल इलनेस से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, कंसर्न डॉक्टर से, कंसर्न एक्सपर्ट से, साइकियाट्रिस्ट से, डिजिटल।
तो आपको आना जाना कहीं नहीं पड़ेगा, वहीं अपने घर बैठे दूर दराज के इलाकों से भी ये सब काम जो है आसानी से कराया जा सकता है। ये सब चीजें जो अनाउंस हुई हैं कि अपना आयुष्मान भारत के लिए कुछ पैसा बढ़ाया जाए, ये सब चीजें जो है हेल्थ के लिए हिसाब से काफी जरूरी है, पर अभी भी बेसिक इम्पोर्टेंट हेल्थ के लिए चीज है कि हमें किस तरह से अपनी प्राइमरी हेल्थ को इम्प्रूव करना है और वहाँ पर किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके ऊपर कितनी एम्फेसिस देनी है, उसको हमें देखना पड़ेगा आगे चल के कि इस बजट से हमें क्या प्राप्त हो रहा है। बट अदरवाइज जो भी चीजें प्रोग्राम नए लाए गए हैं जिनको लेकर के बात हो रही है, चाहे वो हेल्थ बजट को बढ़ाने की बात है, चाहे वो नेशनल डिजिटल प्रोग्राम की बात है, चाहे वो इस मेंटल इलनेस के लिए जो भी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इन सबको हम जितना भी इस्तेमाल करेंगे डिजिटली, जितना भी चाहेंगे, क्योंकि शुरू से ये प्रॉब्लम चल रही है कि आप बहुत सारे जब डिजिटलाइज कर देंगे सब चीजों को कि एक आईडी दे देंगे पेशेंट को और उसकी पूरे डिटेल्स उसके अंदर आप रखेंगे, उसकी बीमारी के बारे में, उसके बाकी अदरवाइज सारी जानकारी को डिजिटली कर लेंगे, डिजिटलाइज कर लेंगे, तो उसकी सेफ्टी प्रोफाइल जो है उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट ने सोचा है, उसके लिए क्या कानून बनाए गए कि किस तरह से आप इन सब जो डाटा को कलेक्ट करोगे कि कोई दूसरा मिसयूज ना करे और इनको आप पब्लिक नहीं करो, क्योंकि जो हेल्थ स्टेटस है आदमी का वो पब्लिक नहीं होता है, वो एक पर्सनल चीज होती है और ये कमिटमेंट होता है हर एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कि आप उसकी बीमारी और उसके इलाज को वहां पर कहीं भी किसी को नहीं बताएंगे अनटिल ये जो है लॉ की तरफ से आपको जो है वो काम करना पड़े, तो लॉ के अंदर आपको ये काम करना पड़े कि आपको देना है उसकी इंफॉर्मेशन, तो अलग बात है। अदरवाइज ये सब चीजें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनेंगे उनके ऊपर हम किस तरह से इन सारी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे और लोगों को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे कि आपका कोई भी डाटा जो है वो इधर उधर नहीं होगा, मिसयूज नहीं होगा। अदरवाइज जो भी चीजें हो रही हैं, जितना कुछ हमने कोरोना में लर्न किया है उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट इस बजट से लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता है। हालांकि बहुत समय से हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमें अपनी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो आपको बीमारियों से बचा सकती है और सीरियस इलनेस में जाने से रोक सकती है, कॉम्प्लिकेटेड इलनेस में जाने से रोक सकती है। तो ये चीज बहुत अच्छे से इन पिछले 2 सालों में सबको समझ में आ गई है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि सबको पता है कि प्राइमरी केयर पे अगर हमने बीमारियों को पकड़ा और इलाज किया तो खर्चा भी कम आता है, बीमारी की कंट्रोल भी आती है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं और मरीज की जिंदगी को भी बहुत हद तक बचाया जा सकता है। तो इन सब चीजों के ऊपर इस बजट से डिटेल एनालिसिस के बाद क्या क्या निकलता है वो देखा जाएगा। पर उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लड़ाई लड़ी है कोरोना के लिए सबने और गवर्नमेंट ने जिस तरह से वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम चलाया और सारे लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कराई, तो उम्मीद यही रखेंगे कि हेल्थ को और भी आगे लेके जाया जाएगा। पर अगर हम ओवरऑल बजट के हिसाब से देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी करी गई हैं जो आमतौर पे कर ही जाती हैं, पर हेल्थ को उस लेवल पे अभी भी हम लेके नहीं गए हैं कि हमें उतना खर्चा हेल्थ पे बढ़ाना है, क्योंकि ये अब समझना है सबको कि हेल्थ को आप रेगुलर खर्चा बढ़ाते जाएं और उसका इम्प्रूव करते जाएं, क्योंकि जितने कम जीडीपी के ऊपर हिंदुस्तान में हेल्थ को काम किया जा रहा है ये हम बहुत ही नीचे के देशों में हैं। पर जिस तरह से खर्चा हमने किया है नॉन बजटेड, पर ये सारा कोरोना का खर्चा नॉन बजटेड रहा है, तो उन सब चीजों को देखते हुए हमें फ्यूचर प्लानिंग के लिए बजट में और बढ़ोतरी करनी चाहिए। परसेंटेज जीडीपी जो है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हमेशा से बात चल रही थी जीडीपी की जो हमारी परसेंटेज है हेल्थ के लिए वो बहुत कम है। और हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है जहाँ पे अगर आप खर्चेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। मेडिकल कॉलेजेस खुल जाएंगे तो उनसे कोई काम नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद जो डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए आपको टीचर्स चाहिए और जो डॉक्टर्स बन के निकलेंगे उनके लिए सर्विसेज कहाँ पर हैं, उनको कैसे आप सर्विस में लाओगे, कैसे उनकी सर्विसेज यूज करोगे, उन सब चीजों की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं, हेल्थ स्ट्रक्चर, पहली चीज सबको ये समझना है
कि ये चार दीवारी जो एक हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। हेल्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको चार दीवारी के साथ साथ उसके अंदर इक्विपमेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाले प्रोफेशनल और सारे लोगों की जरूरत है, और जिनको सबको पता है कि हमारे यहाँ नर्सेस की, पैरामेडिकल स्टाफ की और इवन अभी तक हेल्थ वर्कर्स की जो कमी है। हालांकि जो अभी एक स्टेप लिया गया है कि आंगनवाड़ी को ट्रेन किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, वो एक बहुत हद तक कुछ मदद करेगी जो है हेल्थ केयर को पहुंचाने में और हेल्थ की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनको दूसरों तक पहुंचाने में। क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि अगर हेल्थ की इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाई जाए एक ट्रेन्ड वर्कर के द्वारा, तो वो ज्यादा जरूरी होता है कि जिससे कि लोग उन सेवाओं से लाभ उठा सकें और उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एक एक्रेडिटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पहुंचकर अपना इलाज करा सके। तो ये सब चीजें अगर पहुंचेंगी, इस सब चीजों से हमें जो मदद मिलेगी वो बहुत हद तक हेल्थ को बढ़ाने में मदद करेगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि हेल्थ के अंदर जो भी बजट 1.8% की बढ़ोतरी की गई है उसको देखते हैं क्या निकलेगा और किस तरह से डिटेल में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। पर एक चीज बहुत बड़ी है कि हेल्थ बजट में जो है हेल्थ प्रोफेशनल्स की पे स्केल्स के ऊपर एक खास ध्यान रखना चाहिए, एक पैरिटी लानी चाहिए, जो हम लोग बहुत समय से बात कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया एक हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में एक पैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ केयर जो है एक ऐसी चीज है जिसमें गवर्नमेंट को कम्पीट करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर के साथ में। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के जो पे स्केल्स हैं उनमें और गवर्नमेंट पे स्केल्स में बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो एक टॉप ब्रेन को अपने पास रिटेन करने में दिक्कत पाती है, क्योंकि वो तुरंत प्राइवेट सेक्टर जो है उसको पुल कर लेता है। तो ये सारी चीजों को भी गवर्नमेंट को देखना है और इसके लिए क्या हेल्थ बजट को बढ़ा करके किस तरह से आप लोगों को इंसेंटिव दे करके और आप किस तरह से आप लोगों को इंगेज कर सकते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो इन सब चीजों का ध्यान हेल्थ बजट में होना चाहिए और कहीं भी जाकर के जब माइक्रो सेटिंग होती है तो उसमें इस चीज को देखना चाहिए कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो टॉप ब्रेन्स हैं उन्हें रिटेन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट की जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका स्टेटस बढ़ाने के लिए आपको स्टेटस के साथ जो प्रोफेशनल्स हैं उनको रखना है और उनकी इमेज को उसी तरह से बढ़ाना है जिससे कि लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सबसे बड़ी चीज होगी। जी बिल्कुल। आर्यन टंडन जी आपके पास भी आऊंगे अभी थोड़ी देर से। करण पिपरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण जी, जिस हिसाब से देखिए मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जो आज हेल्थ बजट पेश हुआ उसमें जो हेल्थ सेक्टर की बात की गई है, नेशनल टेलीमेंटल सेंटर बनाने की घोषणा की गई है, ये कितनी राहत की बात है इसको लेकर अगर देखें तो? बहुत बड़ी राहत है। मैं बधाई देता हूँ आपको, बहुत अच्छी चर्चा और बहुत अच्छा विषय रखा है आपने जी। और आज हम लोग आजादी के बाद से जागरूक होते हुए चले आ रहे हैं और देख रहे हैं मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शहर में रहने वालों के साथ भी और गांव के लोगों में भी, और जो गरीब लोग हैं उनके साथ भी, मिडिल एजेड लोग हैं उनके साथ भी। जो पैसे वाले रहते हैं वो तो ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से डिप्रेशन के शिकार होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के, हर वार्ड में देखेंगे आप एक पागल घूमता रहता है। हर महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चियां रहती हैं, अगर कम मार्क्स मिल गए उनको या किसी दोस्त से या रिश्तेदार से कम अंक आए हैं उसके परीक्षा में, तो वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जहर खा लेती है, सल्फास की टैबलेट खाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुएं में कूद जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं। इस प्रकार के डिप्रेशन के हर जगह मरीज भरे हुए हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि एक राष्ट्रीय स्तर का टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होने वाला है, इंस्टीट्यूट खुलने वाले हैं। मुझे याद है 40 साल पहले का कि हम लोग इंदौर में पढ़ा करते थे और आसपास कहीं पे भी मेंटल हॉस्पिटल नहीं होते। डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक में भी इतनी भीड़ लगी रहती थी, एक डॉक्टर रहता था बस। उस समय इसके डॉक्टर भी बहुत कम बनते थे। तो सरकार को सबसे पहले डॉक्टर भी बनाना चाहिए, इसके टेक्नीशियन बनाना चाहिए और इसके जो मेंटल की जो नर्सेज होती हैं सब्जेक्ट की, साइकेट्रिक की, वो बनाना चाहिए। मनोरोग पूरा डिपार्टमेंट ऐसा तैयार करना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम तैयार करना चाहिए और फिर हर लेवल पे होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि
इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए तो उनको पैसा लगेगा। किसी को रस्सी में बांध के ले जाते हैं, किसी को जंजीर में बांध के ले जाते हैं। 4-6 आदमी घर का जाता है, एक टैक्सी करना पड़ता है अलग से, और नागपुर ले जाते हैं, जबलपुर लाते हैं, भोपाल लाते हैं, इंदौर ले जाते हैं। फिर वहां पे प्राइवेट में जाकर उनको वो सहायता मिलती है, डॉक्टर प्राइवेट में देखते हैं, उनको इंजेक्शन लगाते हैं, भर्ती रखते हैं, उनके एग्जामिनेशन होते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है। हर प्रकार की सुविधा होना चाहिए गरीबों के लिए। जो लोग हमारे देश में हमारे खाने पीने के लिए, और मंत्री और अधिकारी IAS लोगों के लिए, डॉक्टर इंजीनियर लोगों के लिए अपने मेहनत करके और सब्जियां, भाजियां और धान, गेहूं, चावल ये प्रोवाइड करते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में अभी तक सोचा नहीं गया है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे डॉक्टर टंडन साहब ने बताया कि छोटे लेवल में ज्यादा सुविधाएं देना चाहिए, वहां पे इतनी ज्यादा उनको सुविधाएं दें ताकि वो बाहर आने की कोशिश ना करें, अपने पैसे जमा पूंजी को खर्च ना करें। और अभी आप अगर बड़े राष्ट्रीय स्तर के एक जगह बड़े शहर में और वो 200-300 किलोमीटर दूर है तो वो गरीब नहीं आ पाता। और ये मेंटल हेल्थ का इलाज तत्काल होना चाहिए, नहीं तो बड़ा रूप ले लेता है। सुसाइड कर लेते हैं लोग, बिगड़ जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, पत्थर फेंकने लगते हैं, कपड़े फाड़ने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं, और घर का वातावरण खराब होता है, मोहल्ले का वातावरण खराब होता है। अब आपने टेली मेंटल की बात की, टेली का मतलब होता है दूर से, डिस्टेंस से। आप कहीं डॉक्टर है और उसको सुविधाएं दे दिए आपने पूरा, और जो जिसको बात करनी है उसके पास में मोबाइल नहीं है, या उसके पास में उसमें बैलेंस नहीं है, या उससे बात करना नहीं आता, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना नहीं आता, तो ये बहुत बड़ा एक जटिल कार्यक्रम है और इसको और सुदृढ़ बनाना चाहिए। कोशिश करें कि मेंटल डॉक्टर, मेंटल नर्सेज, मेंटल साइकेट्रिक के जो उपकरण हैं उसकी जांच के हैं, उसके इलाज के हैं, ये कम से कम PHC लेवल में रखना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अभी मेंटल के डॉक्टर नहीं है। अभी मंडला चले जाए, बालाघाट चले जाए आप, और छोटे जिले हैं जहां पर कि और PHC उनकी बड़ी बड़ी जिले लेवल की हो गई हैं, वहां CT स्कैन नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं है, MR नहीं है। डॉक्टर ये सब प्रकार की जांचें लिखते हैं कि ये करा के लाओ, वो करा के लाओ। और अगर आप टेली मेंटल से डॉक्टर से प्रश्न भी करेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती 15 दिन से, मुझे घबराहट होती है, बेचैनी लगती है, अनइजीनेस फील होता है, और हाथ पैर में कपकपी आती, रात को नींद नहीं आती, डर लगता है, ये सब लक्षण मेंटल बीमारी डिसीजेस के रहते हैं, तो डॉक्टर बोल देगा कि आप तो फला अस्पताल चले जाओ, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। वो कैसे जाएगा, उसके लिए पैसे नहीं है, उसके आने जाने का साधन नहीं है। तो ये सब चीजें, बेसिक चीजों के लिए बड़े बड़े चिकित्सकों को, जो अनुभवी चिकित्सक हैं वो, और बड़े बड़े जो प्रोग्राम बनाते हैं उन लोग को बैठ करके इसकी सफलता के लिए चर्चा करना चाहिए। प्रोग्राम बनाने की कितनी दूरी में कितने हॉस्पिटल, कितने उसके डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर और दवाइयों का जमावड़ा रहेगा, और क्या क्या जांच के उसके उपकरण रहेंगे, तभी तो ये लाखों का। आप बस्तर चले जाइए, कहीं नहीं है अस्पताल ही नहीं है आसपास, और रहते हैं डॉक्टर तो आते जाते रहते हैं, 1 घंटे के लिए आए साइन की और चले जाते हैं। दूर शहर में रहते हैं वो, अपने बीवी बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो वो वहाँ गांव में दूर दराज की उसमें कोई नहीं रहता, मैं समझता हूँ जी। और जो लोग गरीब लोग हैं, जो जिनको मानसिक रूप से परेशानी, वो तो रहती है परेशानी। एक तो कम पढ़े लिखे रहते हैं बेचारे, खेती किसानी करते हैं, लकड़ी जला करके अपना खाना वाना पका लेते हैं, दाल चावल, और गरीबी का वो लोग सामना करते हैं। कोई उनकी देखने सुनने वाला नहीं है। हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो उतनी अच्छी केयर नहीं होती, कुछ दवाइयां दे दिए, मल्टीविटामिन, B कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, बस हो गया। इसीलिए जो मेंटल की दवाई होती है, मेंटल की, वो वहाँ पे जो शिक्षित लोग रहते हैं, जो डिप्लोमा या डिग्री होल्डर रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट रहते हैं, वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, और वो सलाह दे देंगे कि भाई आपका तो ये साइकेट्रिक की बीमारी है, मेंटल की बीमारी है, फलाने मेडिकल कॉलेज चले जाइए। तो अभी ये सब चीजों में सालों लगेगा। हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं, अभी भी इसकी पर्याप्त जांच इलाज एम्स जैसी जगह में नहीं होती है। अपॉइंटमेंट लेते हैं 2-2, 4-4 दिन, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने नहीं देखा, डॉक्टर नहीं मिला, तो फिर वो परेशान होता है। जबकि दूर से आया हुआ रहता है, वो 150 किलोमीटर से बस में बैठ के आता, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, अपने साथ में 2 लोगों को लेकर। ये मैं पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ आपको, जो दिनचर्या लोगों की है और इस प्रकार का सामना करना पड़ता है। ये बहुत अच्छी चीज है। बड़ा बजट होगा, बड़ी उसमें डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट होंगे, उनकी सैलरी का, टेक्नीशियंस का, मशीनों का। मैं जो बोल रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में अभी तो CT स्कैन, MRI नहीं है।
आप भोपाल में पीपीपी मॉडल पे चल रहा है सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं है अस्पतालों में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं है कहीं पर भी। तो ये बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है जिनकी पॉपुलेशन 15 से 20 लाख है एक एक जिले की, वहाँ क्या एमआरआई और समय थोड़ा सा कम है। करण पिपरे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। आर.एन. टंडन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग दोनों जुड़े, अपना समय निकाला और खास चर्चा की कि आज जो बजट जारी हुआ है उसमें हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ खास है और क्या कुछ राहत मिलने वाली है। बजट को लेकर लगातार स्वदेश न्यूज पे चर्चा जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।